आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है कि द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एक ऐसी दुनिया जिसमें जितने भी जीव रह रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो लिविंग की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर को हमें 3 हिस्सों में पढ़ना है। पहले में हम करेंगे व्हाट इज लिविंग, आखिर जो हम लिविंग की बात कर रहे हैं ये लिविंग होता क्या है, ठीक है। इसके दूसरे फेज में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं, लाइक उसको नेम हम कैसे देंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक में। और जो अपना थर्ड टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमी या फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। चलिए, तो आज हम अपना पहला गोल जो भी है व्हाट इज लिविंग, इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब सीधी सी बात है, मेरे हाथ में ये मार्कर है और एक मैं, ठीक है, तो आप दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही तो आपने ये डिफरेंस किया होगा ना। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। चलिए, तो अगर हम व्हाट इज लिविंग टॉपिक को लेके चलते हैं तो बेटा इसमें 2 तरीके के कैरेक्टर्स हमको पढ़ने पड़ते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर्स, ओके, और दूसरे होते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे फंडामेंटल कैरेक्टर्स और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेटा फंडामेंटल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जिनमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बेसिक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो ये एक हमारा फंडामेंटल स्टेटमेंट हो गया, ये एक फंडामेंटल कैरेक्टर्स हो गया किसका, लिविंग बीइंग का। लेकिन 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 अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर एक्सेप्शंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जिनमें कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, हेंस नो एक्सेप्शंस आर फाउंड हियर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर उसका कोई भी प्रोस कॉन्स कुछ भी नहीं है, मतलब हमने मान लिया कि हाँ ये जो कैरेक्टर है ये परमानेंट है, इसके अंदर कोई भी आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स या ये जो कैरेक्टर्स मैंने दे दिए, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है हमारा पूरी कैटेगरी, मतलब जिस कैटेगरी की भी हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन कैरेक्टर्स को पजेस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक क्राइटेरियाज की या कुछ कैरेक्टर्स की जो कि एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रहा है, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में या इन कैरेक्टर्स में हम 4 बेसिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे क्योंकि हम एनसीईआरटी को अपना बेस लेके चल रहे हैं। और तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं लेकिन हम इसमें एनसीईआरटी पे फोकस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डिफाइनिंग फीचर है, जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो है ग्रोथ, ओके। सेकेंड वाला जो अपना कैरेक्टर आ जाता है ये है मेटाबॉलिज्म। थर्ड वाला जो अपना कैरेक्टर आ रहा है ये आ रहा है रिप्रोडक्शन। एंड लास्ट वाला जो अपना है कॉन्शियसनेस।
यानी कि जागरूकता। एक इंसान अपने एनवायरनमेंट को, एक लिविंग बीइंग अपने एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे अपना कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की, ठीक है। तो ग्रोथ जब मैंने शब्द बोला, ग्रोथ से क्या समझ में आ रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें किसी भी तरीके की ग्रोथ हो रही है, या तो उसके सेल साइज का नंबर इंक्रीज हो रहा है या उसके सेल का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज इंक्रीज आइदर इंक्रीज इन सेल साइज और increase in cell number, correct? और बहुत जगह, बहुत बुक्स में इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि ग्रोथ इज एक्यूमुलेशन of mass internally or externally। चलिए, अभी तक हमने ये देखा कि ग्रोथ आखिर होता क्या है। तो ग्रोथ में हमें तीन चीजें देखने को मिल जाएंगी, या तो एक्यूमुलेशन होगा किसी भी चीज का, या एक्यूमुलेशन ऑफ मास होगा, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज इन सेल नंबर, हमारे सेल के जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं लिया? आखिर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक ग्रोथ शो कर रहा है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो लार्वा हो, हर स्टेज में वो एक ना एक ग्रोथ शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन की ही बात करूं तो एक ह्यूमन जब बर्थ लेता है तो वो बहुत छोटा सा होगा, एंड देन फाइनली जब वो एक अपनी सर्टेन एज पे आएगा, अपनी प्यूबर्टी एज पे आएगा, वो अपना हाइट इंक्रीज करना शुरू करेगा, उसके वेट में भी चेंजेस आएंगे। तो इन सारे चेंजेस को कंबाइन करके हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हमने बोला ग्रोथ। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि ग्रोथ जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको शो कर रहे हैं तो हमने इसको डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं रखा, इसको फंडामेंटल फीचर ही क्यों रहने दिया? अच्छा हाँ, ये ग्रोथ जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग्स की, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। तो मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही अभी मैंने यहाँ बताया था कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जिनमें कि एक्सेप्शन पाया जाता है। तो हमारा जो ग्रोथ कैरेक्टर है इसमें भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, और वो एक्सेप्शन है जैसे कि नॉन लिविंग बीइंग। आप अगर कभी पहाड़ों में गए हों या आप कहीं पर भी कहीं गए हों और आपने देखा हो कि एक सैंड है, या फिर आप मान लीजिए एक माउंटेन है, छोटा है साइज में, जैसे जैसे इरोजन हो रहा है, जैसे जैसे सॉइल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ग्रोथ की डेफिनेशन को तो वो भी फुलफिल कर रहा है, भले ही वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखा रहा है, बाहरी ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है ना उसमें भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रूम को बहुत दिन के लिए खाली छोड़ दें, ठीक है, उसमें एक टेबल वगैरह डाल दें, बारिश में क्या होगा, बारिश का सीजन सपोज दैट आया, तो बारिश में क्या होगा, जो लकड़ी है ना वो अपने आप ही फूल जाती है, वो स्वेल अप हो जाती है। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो क्राइटेरिया है, यही क्राइटेरिया जो नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है, इसकी वजह से ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कुछ तरह की ग्रोथ देखने को मिल गई है। अच्छा, अंदर क्या होता है वो भी मैं बता दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये लिविंग बॉडी है और ये एक नॉन लिविंग बॉडी है, ठीक है। नॉन लिविंग में आप वही एक लकड़ी का कुछ भी लॉग मान लीजिए, ठीक है। अब लिविंग बॉडी में जो ग्रोथ बेटा हो रही है वो इंट्रिंसिक हो रही है। कैसे ग्रोथ है? इंट्रिंसिक। अच्छा, जहाँ भी बायो में इन और एक्स शब्द आ जाए, इनका मतलब इंटरनल, एक्स का मतलब एक्सटर्नल, तो इसमें बेटा जो ग्रोथ है ये इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। मतलब हमारा क्या होगा, जब भी हम ग्रो करेंगे, जब भी हमारे किसी भी ऑर्गन में, जब भी हमारे किसी भी
बॉडी पार्ट में ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ इंटरनली होती है, हमारे सेल्स के आधार पे होती है, हमारे सेल्स के बेसिस पर होती है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग बॉडी की बात करें, जैसे मैंने अभी एक माउंटेन का एग्जांपल दिया था, आप उत्तराखंड जाइए, आप किसी भी एक माउंटेन को मार्क करे आइए, ठीक है, कुछ दिन बाद आप जाएंगे, कुछ सालों बाद आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल हो चुका है, ठीक है। हो सकता है जो पहाड़ आपको अभी 10 फीट का दिख रहा है वो आपको 12 फीट का दिखने लगे, तो है तो ये टाइप की ग्रोथ ही ना, भले ही इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं हो रही है पर ग्रोथ तो हो रही है। तो नॉन लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। अब इसी वजह से यही एक रीजन है कि ग्रोथ को हम लिविंग बीइंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑल्दो ग्रोथ लिविंग बीइंग्स में हो रही है लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं और हमें नॉन लिविंग बीइंग्स में भी एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल दिख जाता है, जिसको हम फुली ग्रोथ तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ पार्शियली तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं लिया, ठीक है। मतलब फंडामेंटल कैरेक्टर ऑब्वियसली है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग बीइंग्स का ये नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रोथ रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल। तो बेटा ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होती है। कैसी होगी? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज जिसको कि हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज दैट अभी मेरी हाइट जितनी है, अब मैं चाहूँगी मैं बचपन में बच्चे वाली मेरी हाइट हो जाए तो वो नहीं हो सकती, है ना। इसी और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज दैट आप मान लो 6 फीट तक ग्रो कर गए और आप अगर वापस चाहेंगे आप 5-5 के हो जाए, 5-2 के हो जाए तो आप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार कोई भी लिविंग बीइंग ग्रो कर गया फिर वो अपनी इनिशियल स्टेज में कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि अपना फ्रॉग जो है टेडपोल लार्वा से अगर एक बार फ्रॉग वाली कंडीशन में आ गया तो वो वापस टेडपोल लार्वा नहीं बन सकता। तो इस सेंटेंस में आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रोथ जो है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब बेसिकली हम 2 कैटेगरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जब हम लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं। तो एक होता है अपना प्लांट्स और एक है अपने एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में भी बेटा ग्रोथ अलग अलग तरीकों से देखने को मिल जाती है, ठीक है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी हद तक ग्रो कर सकते हैं, उनका कोई एज लिमिट नहीं होता है। ये नहीं है कि एक प्लांट इस एज तक ही आके ग्रो करेगा या फिर एक सर्टेन उनकी प्यूबर्टी एज है कि यहाँ तक ही आके ग्रो करेगा, नहीं होता है। जैसे ह्यूमन में अगर हम बेसिकली ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल का जो ग्रोथ है, मेल की जो हाइट में इंक्रीमेंट है वो आपको मैक्स टू मैक्स 18 से 21 साल के बीच में देखने को मिलेगी। फीमेल्स में वही ग्रोथ आपको 16 to 18 ईयर्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। तो प्लांट्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लांट्स के टिप्स पे प्लांट की जो जैसे सपोज दैट ये एक प्लांट है, ठीक है, तो ये जो टिप्स होती हैं ना, यहाँ रूट में भी टिप्स होंगी, ठीक है। तो ये जो बेटा टिप्स होती हैं यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। और ये वो सेल्स हैं जो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन में आपको हेल्प करते जाएंगे। हमारे पास ऐसे कोई भी सेल्स नहीं है, इसलिए हमारी एक सर्टेन एज है जब तक हमारे हार्मोन्स रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ के, तब तक हम ग्रो करेंगे। उसके बाद एक हमारा फाइनल स्टेज आ जाएगा जब हम ग्रो करना बंद कर देंगे। जबकि प्लांट्स में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। प्लांट्स में टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो प्लांट को कंटिन्यूअसली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अब हमने बात कर ली है ग्रोथ की, है ना। तो बेसिकली हमने क्या बोला? ग्रोथ इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दूसरी कैटेगरी के ऊपर हम बात करेंगे जो कि है मेटाबॉलिज्म।
चलिए अब हम बात करने चलते हैं दूसरी फंडामेंटल कैरेक्टर की तरफ, जो कि है मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सम टोटल of all the reactions going on in the body of living organisms। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी ऑनगोइंग रिएक्शंस हैं, जितने भी एनाबॉलिज्म हो रहे हैं, जितने भी कैटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जितनी भी नई चीज़ें बन रही हैं, जितनी भी नई चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, उन सारे रिएक्शंस का जो हम एक एडिशन करेंगे एंड फाइनल में जो हमें एक जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस गोइंग ऑन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा मेटाबॉलिज्म में अगेन हम दो रिएक्शंस की बात करते हैं। एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, इसी को हम बोल सकते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और दूसरे जो टाइप के रिएक्शन होते हैं उनको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब मैं बताऊंगी कि ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आखिर क्या होते हैं। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस हैं जिनमें कि एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है। Anabolism is just opposite of catabolism, and in anabolism actually the substrates are being connected, the substrates are being added to make a new product. For example, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे NaCl लिख लिया, ठीक है, तो ये जो अपनी रिएक्शन होगी इसमें क्या हो रहा है? जो हमारा कॉमन सॉल्ट या जो हमारा NaCl है वो क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। ठीक है, NaCl एक प्रोडक्ट है। जब इसको हमने रिएक्ट करवाया, जब हमने इसको रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ? Na अलग ब्रेक हो गया और जो अपना क्लोराइड आयन था Cl- वो अलग ब्रेक हो गया। तो ये अपनी हो गई कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब वही हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। दो सबस्ट्रेट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों रिएक्शन में अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? सपोज दैट ये अपना कोई एक मान लो ये अपना कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, किसी भी एंजाइम के प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एंड देन फाइनली क्या हो रहा है? ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। तो जहां पर भी ब्रेकिंग आपको दिखाई देगी उन वाले रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? दो सबस्ट्रेट हैं। ठीक है, दो सबस्ट्रेट हमारे पास है। सपोज दैट ये Na+ है, ये Cl- है। दोनों को जब हम किसी भी एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो दोनों मिलकर हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसको हमने बोला NaCl। ठीक है, क्लियर हुआ? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्लियर हुआ। तो कैटाबॉलिज्म बेसिकली वो रिएक्शंस हैं वेयर समथिंग इज ब्रोकन, वेयर समथिंग इज, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है समथिंग इज ब्रोकन, है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा? समथिंग इज मेड। ठीक है, अच्छा याद करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना एडिशन, तो ए से एडिशन, ए से एनाबॉलिज्म, मतलब एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो हमारी बॉडी में बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सारी बॉडी में, मतलब सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हमको मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। अपनी ही बात कर लें, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो तो सारे रिएक्शंस के थ्रू ही रहे हैं ना। आपने पढ़ा होगा कि जब डाइजेशन में हमारा खाना अंदर जाता है क्या होता है? उस पर ट्रिप्सिनोजन एक्ट करेगा, पेप्सिनोजन एक्ट करेगा, पेप्सिन एक्ट करेगा, है ना, पैंक्रियाटिक जूसेस एक्ट करेंगे। तो ये सारे जो एक्ट कर
समय पे ये कर तो एक रिएक्शन ही रहे हैं ना, सारे रिएक्शन से तो हो रहे हैं बॉडी में, तो उन सारे रिएक्शन को ऐड करके हमने कैटेगरी में रख दिया जिसको हमने बोला मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टर है। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, इसीलिए हम इसको भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसको भी बेटा हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल कैरेक्टर। ओके ओके, तो इसका एक्सेप्शन मैं आप बताने चल रही हूँ। सपोज दैट हमने क्या किया कि प्लांट का जो क्लोरोफिल वाला रीजन है, या प्लांट का कोई भी एक रीजन हमने लिया, ठीक है, जहाँ पर वो अपना क्लोरोफिल को यूज़ करके वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फुलफिल कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने प्लांट के उस पार्ट को प्लांट से कट कर दिया, ठीक है। सपोज दैट इसको हमने फिर उसको प्लांट के जो पार्ट को हमने कट किया है उसको हम एक लैब में ले गए और उसको बीकर में रख दिया, ठीक है। फिर जब हमने उसको बीकर में रखा, उसके बाद में उसको प्रॉपर वही टेम्परेचर दिया, प्रॉपर वही सनलाइट दिया, प्रॉपर सारी वही चीज़ें दी जो उसको ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो बेटा ये 100% आपको रिजल्ट शो करेगा। क्या करेगा, रिजल्ट आपको शो करेगा। अब ये जो रिएक्शंस हो रही हैं ये हमारी बॉडी के अंदर तो हो नहीं रही हैं, कहाँ हो रही है, एक आर्टिफिशियल लैब में हो रही है, एक आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। नेचुरल तो नहीं है, आर्टिफिशियली हो रहा है ना। तो ऐसे रिएक्शंस को हम इन विट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन विट्रो। दैट मीन्स कि मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसीजर है, ऑल्दो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, इनका फंडामेंटल कैरेक्टर है, लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। अगर हम पर्टिकुलर किसी भी सेल को या पर्टिकुलर प्लांट के किसी सेल को या ह्यूमन के सेल को अगर हम लैब में उसको कल्चर करें या लैब में उसको हम प्रॉपर वही टेम्परेचर और वही सारी कंडीशंस को फुलफिल करें, तो वो भी हमको रिएक्शंस शो करेगा, वो भी हमको एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म में से कुछ एक शो करेगा। तो इसलिए बेटा इसको भी हमने केवल फंडामेंटल कैरेक्टर ही रहने दिया, ठीक है। क्या रहने दिया, फंडामेंटल कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, अब समझ में आया मेटाबॉलिज्म का प्रोसीजर पूरा। मेटाबॉलिज्म ऑल्दो एक कैरेक्टर है, फंडामेंटल कैरेक्टर है, लेकिन इसको भी हम डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एक्सेप्शन मौजूद है। चलिए, अब ये तो अपनी बात हो गई मेटाबॉलिज्म की। अब हम बात करेंगे तीसरी वाली कैटेगरी की, जो कि है रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेम से पता लग रहा है, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस प्रोजेनी, ठीक है, ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी। ठीक है, अब सपोज दैट मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ। सपोज ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। जब तक हम नया मार्कर नहीं लाएंगे मार्केट से, क्या इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है? अपने आप नहीं हो सकती ना। नेचुरली दुनिया में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि ये मार्कर रिप्रोड्यूस करके अपना क्लोन बना दे या अपना जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी तैयार कर दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। साइंटिफिकली अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना क्लोन बना ले या फिर अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर ले। तो रिप्रोडक्शन को तो हमको फिर डिफाइनिंग फीचर में रखना चाहिए था, इसको भी लेकिन हमने डिफाइनिंग फीचर में नहीं रखा, इसको भी हमने फंडामेंटल कैरेक्टर ही माना।
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाते, जो कि रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल फीमेल्स, ठीक है, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं, ठीक है, उसके बाद में कुछ मेल्स भी ऐसे होते हैं जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। आजकल तो बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं, IVF आ गया है, ठीक है, इसके बाद में बहुत सारी हम जाइगोट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, ज़िफ्ट आ गया है, ठीक है। तो ऑल्दो बहुत सारी आर्टिफिशियल टेक्निक आ चुकी हैं, लेकिन नेचुरली वो रिप्रोड्यूस बेटा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी आजकल ये बहुत सारी सिचुएशंस में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी भी होती है लोगों की, आप लोग जानते होंगे, और वो लोग रिप्रोड्यूस बिल्कुल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं या फिर उनमें कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। चलिए, NH है ना, ये जो NH लोग होते हैं ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसी वाली फीमेल्स, ऐसे वाले मेल्स या NH, इसके अलावा म्यूल्स जो होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि ये लोग लिविंग बीइंग्स होते ही नहीं है। लिविंग बीइंग्स तो ये है, इनके अंदर सारे वो कैटेगरीज हैं, इनके अंदर सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको बनाते हैं, पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये नहीं फुलफिल कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये नॉन लिविंग हो गए। तो इसी एक्सेप्शन की वजह से हमने रिप्रोडक्शन को भी फंडामेंटल कैरेक्टर मान लिया, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब रिप्रोडक्शन क्या है? एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने प्रोजनी को लाने के लिए, लोग अपने ऑफस्प्रिंग को लाने के लिए, लोग अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोड्यूस करते जरूर हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं माना गया है, कहीं भी नहीं ये लिखा गया है कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है, ठीक है। नॉट एन एसेंशियल प्रोसेस। तो हमने बात कर ली है 3 कैरेक्टर्स की। सबसे पहले ग्रोथ की, तो ग्रोथ को भी हमने फंडामेंटल कैरेक्टर ही माना। मेटाबॉलिज्म, इसको भी हमने फंडामेंटल कैरेक्टर ही माना क्योंकि दोनों में एक्सेप्शंस प्रेजेंट थे। रिप्रोडक्शन को भी हमने फंडामेंटल कैरेक्टर ही माना क्योंकि इसके अंदर भी प्रॉपरली एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कॉन्शियसनेस की, ठीक है। ये जो एरो बनाया है मैंने, ये इंडिकेट करता है कि कॉन्शियसनेस जो है ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए, तो कॉन्शियसनेस बेसिकली हुआ क्या? जितने भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं, जितने भी एनवायरमेंटल जो भी हमारे ऊपर स्ट्रेस आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड कर देना। तो इस कैटेगरी को, इस कैरेक्टर को हमने माना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। होता क्या है बताया मैंने अभी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू all environmental stress and stimuli, ठीक है। चलिए, कॉन्शियसनेस मतलब कि हम कितनी तरीके से या किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं और उस पर एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मुझे छींक आया, ठीक है, तो मैंने छींका, है ना। अगर मुझे छींक आया तो मुझे छींकना पड़ गया, भले मैं कहीं पे भी हूँ, मैं इस चीज़ को रोक नहीं सकती। ये क्या है? एक तरीके का मेरे द्वारा रिस्पॉन्स है, ठीक है। आपको जब नींद आने लगती है, आपको जब बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप क्लास में बैठ के क्या करते हैं? जमाई लेना शुरू कर देते हैं। क्या है ये? रिस्पॉन्स है। इसके अलावा बहुत से हमारे जूलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस कैटेगरी को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं माना था, लेकिन फाइनली जैसे जैसे रिसर्च आगे हुआ, जैसे जैसे रिसर्च कंडक्ट किया गया तो पाया गया कि नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से इस
कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आप अपने रूम में जाइए, अब बहुत देर तक अपना, सपोज दैट आप क्लासरूम में पढ़ने आए हैं, आप 5-6 घंटे बाद अपने रूम में वापस जा रहे हैं, वहाँ पे एक छिपकली है, एक स्पाइडर है, जैसे ही आप रूम का गेट ओपन करेंगे तो उनमें एक हलचल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी कैटेगरी, इसी कैरेक्टर को हमने क्या बोल दिया, कॉन्शियसनेस। आप कितना भी भयंकर नींद में सो रहे हो, आप कितना भी गहरी नींद में सो रहे हो, अगर कोई आपको आवाज़ देगा तो आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती है, उस चीज़ का रिस्पॉन्ड, भले ही आप आंखें ब्लिंक करके कह दो, पर आप करेंगे, पर आप 100% करेंगे, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस बेटा जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। अच्छा, जो हमारे कुछ जूलॉजिस्ट थे वो इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मान रहे थे, उनका रीजंस था प्लांट्स, है ना। प्लांट्स की वजह से ये इस फीचर को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि प्लांट्स को रिस्पॉन्ड, अगर जैसे आप जाइए, आप नीम का पेड़ है, ठीक है, आप उसमें लात मारिए, आप उसमें पैर मारिए, कुछ भी करिए, वो रिस्पॉन्ड आपको नहीं करेगा, ठीक है। तो इस फीचर की वजह से इसको भी फंडामेंटल कैरेक्टर में ही रखा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे हुआ तो ये पाया गया कि प्लांट्स भी जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं उनको किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, छुई हुई, है ना, छुई हुई, टच मी नॉट प्लांट। इस प्लांट में क्या होता है, जैसे ही आप, सपोज दैट ये प्लांट्स है, ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, ठीक है, जैसे ही आप उसको टच करेंगे वो अपनी सारी लीव्स को कैसे कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, सारी लीव्स को अपनी सिकोड़ लेगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके का रिस्पॉन्स ही है। इसके बाद में कुमड़े का फूल, सबने कुमड़े का फल सबने सुना होगा, इससे पेठा बनाया जाता है ना। तो माना जाता है कि जब वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होता है और अगर आपने उसकी तरफ फिंगर से भी ऐसे कर दिया, पॉइंट कर दिया, तो उसकी ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है। तो ये क्या है बेटा, ये सारे एक तरीके के रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स का गम्स को रिलीज करना, रेजन्स को रिलीज करना एक सर्टेन टाइम पे, तो ये सारे क्या है, कॉन्शियसनेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। आपने मंदार का वृक्ष पेड़ सुना होगा, तो मंदार के पेड़ में क्या होता है, जब भी आप उसकी पत्ती तोड़ते हैं तो उसमें वाइट मिल्क लाइक सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का कॉन्शियसनेस है। अगर भैया प्लांट को कुछ भी कॉन्शियसनेस नहीं करना होता, प्लांट को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करना होता, तो उसमें से चीज़ें निकलने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे कॉन्शियसनेस की। मतलब ये एक हमारा कैसा फीचर हो गया, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेटा ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में ही काफ़ी है, क्योंकि नीट के PYQ में ये बहुत बार ये आ चुका है कि इनमें से कौन सा, सपोज वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर वो उसमें से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जिसको आप डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो वो हो गया अपना कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसके अलावा NCERT में तो नहीं है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है, वो है सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के। चाहे वो एक सेल के बने हो, चाहे वो मिलियन ऑफ सेल के बने हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस जमीन, इस धरती पे सर्वाइव करते हैं वो सारे सेल के बने होते हैं। तो सेल को भी एक डिफाइनिंग फीचर माना जाता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? All living beings are composed of cell। आइदर एक सेल के बने हो वो मायने नहीं रखता, या फिर बहुत सारे सेल्स के बने हो वो मायने रखता ही नहीं है। मायने क्या रख रहा है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी ने मार्कर बनाया, तो मार्कर के लिए क्या किया, प्लास्टिक लिया,
उसको मोल्ड किया, मोल्ड करने के बाद में उसके अंदर रीफिल फिल किया, उसका कैप बनाया एंड देन फाइनली मार के तैयार हो गया। लेकिन हम सेल को कभी भी आज तक ऐसी कोई भी साइंस डेवलप नहीं हो पाई है जो कि सेल को क्रिएट करके दिखा सके, ठीक है। तो सेल बेटा क्या हो गए, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलिए एक बार जो हमने पढ़ा उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बात की आज हमारे बायोलॉजी की नीड के डिफरेंस में पहले चैप्टर की जो कि है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इस चैप्टर को बेसिकली हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला व्हाट इज लिविंग, जो कि आज हमने कर लिया, ये हमारा आज का गोल था। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद में तीसरे कैटेगरी में हम इसको ले जाएंगे टैक्सोनॉमी की तरफ या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की तरफ। अच्छा, एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमिकल एड्स भी दे रखे हैं पर वो अभी हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं, तो उस टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात करने चलते हैं सबसे पहले वाले फीचर की, ग्रोथ की। तो ग्रोथ के बारे में मैंने 3 चीज़ें बताई थी, इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल साइज या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ मास, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ कैसा चेंज है बेटा, इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ एक फंडामेंटल कैरेक्टर है क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शंस प्रेजेंट है। एक्सेप्शंस में मैंने आपको माउंटेन्स का एक्सेप्शन दिया था। जब भी हम किसी भी माउंटेन को देखने चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज उतना का उतना ही बना रहे, हो सकता है इरोजन की वजह से या कोई भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक्सेप्शन ग्रोथ के अंदर हमको देखने को मिल गया था। उसके बाद में हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, उन सारे रिएक्शंस को मिला के हमने क्या बोल दिया, मेटाबॉलिज्म। बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ए से मैंने बताया था, ए से एडिशन, ए से क्या हो गया फिर, ए से एडिशन, ए से एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है, क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, कोई भी चीज़ ब्रेक हो रही है, ठीक है। और इन दोनों रिएक्शंस को मिला के हम किस कैटेगरी में रख देंगे, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो ये भी हमारा फंडामेंटल कैरेक्टर है और इसको भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते क्योंकि इन विट्रो ग्रोथ, इन विट्रो रिएक्शंस भी हम करवा सकते हैं इन आर्टिफिशियल लेबोरेटरीज। तो मेटाबॉलिज्म को भी हमने एक फंडामेंटल कैरेक्टर ही मान के चला। उसके बाद में हम आए रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन का मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एसेंशियल बिल्कुल भी नहीं है, लोग करते हैं, लोगों को अपना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करना होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमने रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं माना। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी एक्सेप्शंस हमको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूल्स का एग्जांपल दिया था, खच्चर है ना, खच्चर जो एक कैटेगरी होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसके बाद में एनएच, ठीक है, ये लोग जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टेराइल फीमेल्स हो गई या कुछ ऐसे फीमेल्स या मेल्स जो कि जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी हम लिविंग मानेंगे। तो इस वजह से हमने रिप्रोडक्शन को भी फंडामेंटल कैरेक्टर में ही रखा, उसको हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं माना। अब हम चलते हैं लास्ट वाले अपने टॉपिक की तरफ जो कि है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब आप कितना सेंस कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस मतलब होश में, है ना, आप उस चीज़ को कितना सेंस कर रहे हैं, कितना रिएक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को हमने बोला कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो है, जितने भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई स्ट्रेसेस हो रहे हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड करना, उसको हमने क्या बोल दिया, कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसके बाद में इसको हमने डिफाइनिंग फीचर भी मान लिया क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्शियसनेस को शो नहीं करेगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग बोलते हैं या कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जैसे प्लास्टिक का कार लेके आ गए, है ना, वो रिमोट कंट्रोल कार है, सपोज दैट, जैसे भी बाइक्स आजकल तो बहुत कुछ टॉयज में बन रहा है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, टॉय कार है ना, और वो कार जो है उसको हम रिमोट से ऑपरेट करके चला रहे हैं। तो बेटा सेंस तो वो भी कर रही है, वो भी सिग्नल्स को ले रही है, लेकिन अंतर ये है कि वो आर्टिफिशियल सिग्नल को ले रही है, उसके अंदर एक मशीनरी फिट है। जैसे ही वो मशीनरी खराब हुई
वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो इसको हम बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मैन मेड है, कम्प्लीटली क्या है, मैन मेड है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस में क्या जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर। इसके अलावा एक और हमने फीचर की बात करी थी, सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम और दी अदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ अ लिविंग यूनिट नोन एज सेल, ठीक है। और जो हमारे नॉन लिविंग्स हैं वो बिल्कुल भी सेल से नहीं बनते, और आज तक ऐसी कोई भी बायोलॉजिकल साइंस में साइंस नहीं आ पाई है जो कि सेल को आर्टिफिशियली बना पाए। तो ये दो फीचर्स जो हमारे हो गए, ये हमारे डिफाइनिंग फीचर्स हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs में ये बहुत बार ये नीट के पुराने एग्जाम्स में आ चुका है। वो आपको 4-5 कैटेगरीज का ऑप्शन दे देंगे, एंड देन फाइनली उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। थैंक यू। तो आज था ये हमारा टॉपिक। आज के बारे में आज हमने पूरी बात कर ली है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि कौन सी ऐसी कैरेक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उनको लिविंग बना रहे हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे और हम बात करेंगे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या थी, क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत थी, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे अपने अगली क्लास में।